हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 6 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए शुद्ध गतिकी के 3 समीकरण होते हैं उनका हल ग्राफीय विधि से निकालना सीखेंगे। इसके अलावा भी कुछ विधियाँ होती हैं, लेकिन आज हम ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना सीखेंगे। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही कही थी कि हम इस अध्याय में वैसे तो कोई भी गतिमान वस्तु है, वो ज़रूरी नहीं है एक समान त्वरण से ही मूव कर रही होती है। वो हो सकता है कि उसका जो त्वरण है वो लगातार बदल रहा है, कि कुछ समय में जितना था उसके बाद कुछ समय बाद वो बदल गया। लेकिन हमारे लिए अध्ययन करना आसान हो जाता है अगर हम वस्तु के त्वरण को एक समान लें। एक समान त्वरण आपको पता होगा, थोड़ा वीडियो को पॉज़ कीजिए और सोचिए। एक समान त्वरण मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर क्योंकि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, तो सेम अगर समय अंतराल के लिए आपके पास वेग परिवर्तन सेम हो, समान हो, तो वो एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है? आज हम शुद्ध गतिकी के समीकरण उनको देखेंगे। शुद्ध गतिकी के समीकरण आपका कहने का क्या मतलब है, वो देखिए। देखिए, किसी नियत त्वरण जिसे हम एक समान त्वरण भी कहते हैं क्योंकि उसका त्वरण एक समान होगा, तो किसी नियत त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए उसके विस्थापन x और वेग v, a त्वरण समय t, इनके बीच में अगर हम संबंधों को व्यक्त करने वाले समीकरण लिखते हैं, तो वो समीकरण होते हैं हमारे पास शुद्ध गतिकी के समीकरण। किसी भी वस्तु के लिए अगर मैं एक समान त्वरण या नियत त्वरण से मूव कर रही हूँ वस्तु के लिए देखूं, तो उसके लिए मतलब इन सभी के बीच में जो रिलेशन व्यक्त करे वो समीकरण है, ये शुद्ध गतिकी की समीकरण है। तो ये होती कौन कौन सी है गति के 3 समीकरण? ये हमारे पास सबसे पहले ये है v इज इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी। अभी हम देखेंगे कि वी जीरो ए सब कुछ क्या होता है, और फिर ये सेकंड समीकरण होती है, और ये फिर आपके पास लास्ट थर्ड समीकरण होती है। तो तीनों समीकरणों को निकालना हम सीखेंगे। याद रखिए ये किसके लिए है? एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक उसकी गति को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं ये ग्राफ कैसे आया, इसको भी हम साथ-साथ ड्रॉ करेंगे। तो माना कोई वस्तु है वो एक समान त्वरण a से गति कर रही है। ठीक है? इसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया कि t बराबर 0 समय, यानी कि यहाँ पर जो उसका प्रारंभिक वेग था वो v0 था। अब इसको मैं भी साथ-साथ ड्रॉ करती हूँ। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पे t को दिखाना है, हमने यहाँ पे v को दिखाना है यानी वेग को। तो t बराबर 0 समय ये है, उसका वेग था v0। ठीक है? ये वाला पॉइंट आपका ये है ग्राफ में। तो v0 है। अब t समय बाद यानी कि जब वो वस्तु 0 से t समय तक पहुंची, तो जो उसका वेग था वो v हो गया। ये आगे की बात है। t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। यानी कि यहाँ से जब वो यहाँ t पर गई, तो जो उसका वेग यहाँ पे v0 था, अब वो v0 वेग बढ़कर यानी कुछ बढ़ा और वो इतना हो गया यानी कि v हो गया। तो ये जो चीज़ है वो दिखाई गई है, इतना हो गया। अब हम ही इस पूरे, अब जैसे ये डॉटेड लाइन्स आपको दिख रही होंगी, ये डॉटेड लाइन्स ये बाद में खींची गई है। बाकी ग्राफ पूरा ये है कि यहाँ से उसकी गति ये है। तो ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ की और सीधे एक लाइन खींच दी। बस ये ग्राफ इस तरीके से। तो फिर हम ये बता सकते हैं, ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये हमने बस अपने काम को सिंप्लीफाई यानी कि सरल बनाने के लिए की है बस, कि किस तरीके से हम उसे सरल बना सकते हैं। अब आगे सोचिए कि अगर t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तो आगे क्या? इस पूरी गति में यहाँ से जहाँ से उसका वेग v0 से v हुआ, उसका विस्थापन अगर मान लिया हमने s है, तो हम ये कह सकते हैं गति की प्रथम समीकरण हम कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, v इज इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी, उसको निकालना सीखेंगे। तो वहाँ पे a का जिक्र हुआ था। इस पूरी गति में जब वो v0 से v वेग को प्राप्त करती है, तो उसने कुछ त्वरण को प्राप्त किया है, यानी कि उसका त्वरण कुछ हुआ क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है कि त्वरण हमारे पास इतना होता है। औसत त्वरण के लिए या त्वरण, क्योंकि कुल त्वरण ही है, एक समय अंतराल के बीच में ही है t समय। तो v2 माइनस v1 यानी v2 क्या है? अंतिम वेग। अंतिम वेग देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन हम जानते हैं, मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करवाना सिखाया अभी। तो अंतिम वेग v था, तो v2 की जगह हमने v लिखा। v1 यानी कि प्रारंभिक वेग। अब देखिए, प्रारंभिक वेग यानी 0 समय पर उसका, यानी कि वो पहले से ही उसका वेग v0 था। प्रारंभिक वेग का मतलब वो, तो v1 की जगह v0 लिख दिया। और बाकी t2 वो था जो अंतिम समय था। अंतिम समय पर वेग v पर जो समय था वो t था।
तो t और पहले समय कितना लिया था आपने? 0 लिया था, यानी कि 0 समय पर, यहाँ पर, ठीक है? जो यहाँ पे भी लिखा है देखिए। तो हमने वो चीज़ें लिख दी। अब क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो t ही आ जाएगा, फिर आप जब यहाँ a है, आप उनकी वज्र गुणा कर देंगे तो ये a और t की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो at हो जाएगा, वो ये रहा। यानी कि वहाँ पे आपके पास at हो जाएगा और इधर आपके पास राइट हैंड साइड में v माइनस v0 है। और v माइनस v0 का जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, v0 को आप पॉजिटिव साइड करने के लिए उधर साइड ले गए, तो वो v0 प्लस 80 हो गया। फिर आपने सीधा करके लिख दिया, तो v इज इक्वल्स टू v0 प्लस 80, ये वाला रूप आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से, और यही आपके पास जो गति की प्रथम समीकरण है वो है। इस तरीके से आपको ये निकालना है। ठीक है, अब गति की द्वितीय समीकरण, अब इस पूरे ग्राफ को तो आप जानते हैं, इसको आप समझ चुके हैं। अब गति की द्वितीय समीकरण आपको याद होगी कि वहाँ पे s था, s इज इक्वल्स टू v0 t, ठीक है, प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s यानी विस्थापन से रिलेटेड है। अब थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए कि इस पूरी गति में विस्थापन हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु, जब आप वी टी ग्राफ अगर आप उसका देखें, तो वहां से जो भी उसके द्वारा तय किया गया रास्ता होगा, ग्राफ होगा, जो वो बताएगा कि वो कितना विस्थापन तय किया या कितना उसने वेग अचीव किया बाद में, उसका क्षेत्रफल जो देगा आपको वो विस्थापन देगा। ये मैंने आपको कहा था कि वो वी टी हो जाता है और फिर वो आपको ऐसे यानी विस्थापन देता है। तो यहाँ पर भी वीटी ग्राफ के अंदर जो भी क्षेत्रफल आया है, ये जो आपको नीला नीला भाग और ये ग्रे सा भाग दिख रहा है, ये वस्तु के विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो हमने ओ से का कहने का मतलब है कि ये पॉइंट अगर हमने ओ लिया है, तो ओ से या आप जीरो, ये जीरो है तो जीरो से टी का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये पूरा। और दिखाने के लिए हमने उसको एक नीले भाग से कर दिया, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक ग्रे से, त्रिभुज एबीसी का और आयत। तो ये देखिए, ये आयत है ग्रे वाला और ये त्रिभुज है, तो उस तरीके से हमने दिखा दिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज की आधार देखिए क्या होता है, आधार इसका AC है, तो AC इसका आधार हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि ये तो V0 है, तो यहाँ पे जो है आपने ये कुछ है और V0 घटा दिया, नहीं। आधार देखिए, आधार पे आपके पास एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, तो उस पे आपने टी को दिखाया है, यानी कि जब आप आधार को देखेंगे तो आप आधार इससे माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे टी है और यहाँ पे जीरो समय है, तो टी माइनस जीरो, तो यानी कि टी। ठीक है, और ऊंचाई कैसे देखेंगे? ऊंचाई वाई पर वेग है, तो वेग, तो यहाँ पर v है और यहाँ पे v0, तो v माइनस v0 आपके पास ऊंचाई आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये, और हाफ तो ये रहा। अब प्लस आयत का क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई ये रही, ये है लंबाई, तो ये v0 है और ये 0 है, तो v0 माइनस 0 v0, तो वो आपने लिख दिया यहाँ पे। ये आपके पास चौड़ाई देगा, यानी कि ये, तो ये t है, ये 0 है, तो t माइनस 0 t, तो v0 t। इस तरीके से आपने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ से हमने इस पूरे के अंदर जो भी क्षेत्रफल आ रहा है वो हमने निकाल लिया। अब आगे इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे, तो आगे यहाँ पर देखिए हम प्रथम समीकरण, गति की जो प्रथम समीकरण है उसका यूज यहाँ पे करने वाले हैं। वो आप जानते हैं, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at होती है, और यहाँ पे v माइनस v0 हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at, और यहाँ पे v माइनस v0, तो v0 को अगर मैं उधर लेफ्ट साइड लेकर जाऊँ तो v माइनस v0 उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी, क्योंकि ये v0 उधर साइड चल गया, तो 80 आपके पास वैल्यू हो जाएगी इस v माइनस v0 की। तो वो अगले स्टेप में आप उस वैल्यू को लिख लेंगे। तो वस्तु का विस्थापन, इसे आप x कह सकते हैं, ये x कितना हो जाएगा आपके पास? ये, तो ये v माइनस v0 को आपने 80 लिख दिया, जब वो इस t से मल्टीप्लाई उस 80 की होगी, क्योंकि v माइनस v0 का जो मान आया वो 80 था, और इस t से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो 80 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t 2 हो गए, तो 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, और ये v0 t आ जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अब यही आपके पास जो समीकरण है, ये आपके पास गति की द्वितीय समीकरण है। इसमें आप v0 को पहले लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, बाकी आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर स्टैंडर्ड फॉर्म याद करने के लिए ये ठीक रहती है। तो इस तरीके से हमारी द्वितीय समीकरण भी निकल गई। अब हम तृतीय समीकरण को निकालना सीखते हैं। तृतीय समीकरण सेम द्वितीय समीकरण की तरह, बस एक स्टेप में वहां पर आपके पास चेंज है। देखिए, यहाँ से ओ से, यानी 0 से t तक का क्षेत्रफल हमने देखा, ये o नहीं है, ये 0 है, तो 0 से t तक का क्षेत्रफल हमने देखा,
इन दोनों को आपने जोड़ दिया। आगे वाले स्टेप में हमने ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या किया हमने, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे पीछे स्टेप में हम इसको v माइनस वी ज़ीरो को प्रथम समीकरण से यहाँ पर लिख दे रहे थे कि v इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो प्लस एटी और v माइनस वी ज़ीरो इज इक्वल्स टू एटी। बस तृतीय समीकरण में हमें वो नहीं करना, हमें तृतीय समीकरण में देखिए आप इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं। कोई बच्चा सोच सकता है कि ये हाफ v है, यहाँ पर अगर ये चीज़ है तो ये हाफ v है, अगर मैं हाफ की मल्टीप्लाई दोनों में करूँ और ये माइनस हाफ वी ज़ीरो टी है और ये प्लस वी ज़ीरो टी है, तो इस प्लस वी ज़ीरो और इसको तो हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये वी ज़ीरो टी है, ये भी वी ज़ीरो टी है, तो उनके आगे जो है आप उसको घटा सकते हैं क्योंकि इस पे प्लस है और इस पे माइनस है। तो 1 माइनस हाफ, हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ आएगा क्योंकि 1 है उसके पास प्लस साइन है और वी ज़ीरो टी यानी कि 1 वी ज़ीरो टी यानी वी ज़ीरो टी आप उसको लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि वी ज़ीरो टी आपके पास आ जाएगा क्योंकि आपने इसको हाफ की मल्टीप्लाई अंदर सॉल्व करके इस चीज़ को सॉल्व किया है। अब जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे इसको तो हाफ वी ज़ीरो टी आ जाएगा, हाफ वी ज़ीरो टी और ये हाफ वी तो है ही, उन दोनों में हाफ कॉमन है तो नीचे 2 लिख दिया और v प्लस वी ज़ीरो हमने यहाँ लिख दिया और t बाहर लिख दिया। ये क्यों लिखा है ये आप आगे देखेंगे कि हमने ये क्यों चीज़ लिखी है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बस मैं ये बताने के लिए लिखी है कि ये जो v एवरेज होता है यानी कि औसत वेग होता है वो यही होता है कि प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक v ज़ीरो है, आप यहाँ पे लिखा दिखाते हैं सबस्क्रिप्ट पे यानी कि नीचे ज़ीरो यानी कि वो बता रहे हैं ये प्रारंभिक है और ये आपके पास अंतिम हो गया। तो उन दोनों को हम औसत बटे 2 कर देते हैं तो औसत वेग भी कह लेते हैं। तो ये केवल उसके लिए, बाकी इसका ऐसा कुछ यूज़ नहीं है यहाँ पे। अब अगर हम आगे ये देखें, एक और चीज़ ये बस इसका ये चीज़ आपको ये भी बता रही है कि इस पूरे समय अंतराल में ये जो v प्लस वी ज़ीरो बटे 2 है, ये हमें ये बता रहा है कि ये वस्तु का औसत वेग है। मतलब वस्तु अपने इस औसत वेग से आगे मूव कर रही है और हम जानते हैं किसी समय अंतराल में जो वस्तु का वेग होता है उसको औसत वेग बोलते हैं। इसीलिए ये चीज़ बस ध्यान रखनी है आपको कि ये चीज़ ये इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ का, अब हम वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्योंकि अगर मैं पहली वाली समीकरण की तरह लिख देती इसे v माइनस वी ज़ीरो तो वो तो द्वितीय समीकरण निकल जाती। हमें तृतीय चाहिए। तृतीय में अगर आपको याद हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो स्क्वायर प्लस 2a s होता है या 2a x होता है। x अगर x या s दोनों आप विस्थापन के लिए दिखा सकते हैं तो वो होता है। तो यहाँ पर जब x या s विस्थापन के लिए होता है तो इसका मतलब मुझे वहाँ पे 2as होता है, त्वरण भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं t को त्वरण के फॉर्मूले से उसकी जगह वैल्यू लिख दूंगी। तो जैसे मैं मेरे पास a बराबर v माइनस वी ज़ीरो अपॉन टी है तो मैंने यहाँ से t को उधर भेजकर a को नीचे भेज दिया ताकि मैं यहाँ से t का मान यहाँ पर रख सकूँ। तो वो मैंने वहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से t का मान जब मैंने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी ये जो मैंने लिख दी यहाँ पे, क्योंकि ये v माइनस वी ज़ीरो अपॉन ए आ जाएगा इस t की जगह। ठीक है, आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे ये जो चीज़ है ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी a माइनस बी हमने मैथ्स में पढ़ा है कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस हमने उसको a स्क्वायर v है माइनस बी स्क्वायर आपके पास v ज़ीरो है यहाँ पे तो वी ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने वहाँ से सर्व समीकरण लगा दी। ये चीज़ अब हमें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए इस 2a की गुणा हमने x से कर दी। तो जब हम ऐसा कर देते हैं तो 2a x हो जाता है और फिर इस v ज़ीरो को उसके साथ भेजते हैं क्योंकि ये माइनस में है। तो v ज़ीरो जब 2a x के साथ आता है तो हम उसे इस तरीके से लिख के सीधा लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो ये हमारे पास गति की तृतीय समीकरण है। तो ये हमने 3 समीकरणें निकालना सीख लिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, तो ग्राफ में भी एक चीज़ ये बताई थी कि वस्तु पहले यहाँ पर थी, उसकी प्रारंभिक स्थिति x बराबर 0 पर थी। x बराबर 0 गए या t बराबर 0 गए? t बराबर 0 कहना चाहिए। तो t बराबर 0 पर हमने x बराबर 0 लिया था। पर अगर मान लिया ऐसा नहीं है कि x बराबर मतलब ये t बराबर 0 पर भी उसका जो विस्थापन है, वो कुछ और है। जैसे मान लिया x 0 है, उस t बराबर 0 पर भी, क्योंकि हमने तो x बराबर 0 लिया उस समय, ठीक है। अगर x बराबर x 0 तो ये जो गति की तीनों समीकरणें आती हैं इनमें थोड़ा चेंज होता है।
पहली वाली में थोड़ा कुछ मतलब कुछ भी चेंज नहीं होता क्योंकि उसमें x नहीं आता। मतलब जहाँ पर ये x विस्थापन आता है, वहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने शायद पिछली स्लाइड में x के लिए s भी लिखा होगा कहीं पर, तो वो भी विस्थापन को ही आपको बता रहा होगा, पर एक ही सिंबल का आप यूज़ करना है इसमें। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है क्योंकि यहाँ पर विस्थापन ही नहीं है, तो ये तो सेम है। लेकिन जो नेक्स्ट वाली है, उसमें आपको चेंज मिलेगा। क्या चेंज है? यहाँ पे x 0 है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये वाली स्थिति है, x बराबर 0 हो, अगर t बराबर 0 पर उसकी स्थिति, तो ये पॉइंट नहीं आता, ये x 0 नहीं आता। लेकिन अगर t बराबर 0 पर उसकी स्थिति ऐसी हो, यानी कि जब वो 0 हो, तो 0 पर खड़ा हो, 0 टाइम हो उसका, तो वो x 0 उसका विस्थापन हो चुका हो। तो जो नेट विस्थापन होगा फिर, मतलब t समय बाद तो उसका विस्थापन फिर x होगा, और t बराबर 0 पर x 0 होगा। तो हम जब नेट विस्थापन देखेंगे तो हम x माइनस एक्स ज़ीरो करेंगे। तो यहाँ पर x माइनस जब x ज़ीरो करेंगे, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम फिर इस x ज़ीरो को बराबर के उधर भेजते हैं। तो ये जो माइनस वाली चीज़ है, फिर ये यहाँ पे प्लस हो जाती है। ये वाली जो चीज़ है, फिर यहाँ पर ये प्लस हो जाता है उधर जाके। तो ये नेट विस्थापन है, x माइनस एक्स ज़ीरो। अभी आप जब थर्ड वाली समीकरण में इसे देखेंगे तो शायद आप वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो जैसे थर्ड समीकरण ये होती है जब x बराबर 0 हो, t बराबर 0 पर भी स्थिति। लेकिन जब x बराबर x 0, तो फिर x 0 प्रारंभिक और अंतिम स्थिति x होगी। मैं विस्थापन की बात कर रही हूँ। तो ये ग्राफ में आपने नहीं दिखाया, क्योंकि ग्राफ में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि v और t के बीच में था। तो मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि अगर t बराबर 0 पर उसकी स्थिति x बराबर x 0 होगी और फिर बाद में x हो जाएगी, तो फिर नेट विस्थापन x माइनस x 0 होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर x की जगह ये लिखा है। अब इसे उधर तो ले जाने की ज़रूरत थी नहीं बराबर के, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे तो बराबर के उधर ले जाना था उसे, क्योंकि वो माइनस में था। अब यहाँ पे उसके साथ 2a भी है, इसलिए नहीं ले गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके आधार पर हम आगे एक क्वेश्चन भी हल करेंगे, तो वहाँ के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आज इस वीडियो में हमने किसी एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए देखा कि कुछ समीकरणें होती हैं, उसके समूह को हम कहते हैं कि वो उसके लिए शुद्ध गतिकी के समीकरण हैं, और वो आपको बताता क्या है कि कुछ राशियां होती हैं जैसे विस्थापन x। अब मैंने यहाँ पे x लिखा है, वेग v, त्वरण a और समय t। हो सकता था यहाँ पे s भी लिखा हो, तो वो विस्थापन के लिए ही है। इनके बीच पारस्परिक संबंधों को जो व्यक्त करती हैं, वो तीन समीकरणें होती हैं। आप यहाँ पे x की जगह कुछ और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको पूरी फिर जो भी समीकरणें होंगी वहाँ पे फिर s ही यूज़ करना है, या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। पर जनरली विस्थापन के लिए या तो s यूज़ करते हैं, या तो फिर ये x यूज़ करते हैं। ठीक है? अब इसके बाद हमने गति के तीनों समीकरण देखे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये आपके पास सबसे पहली थी, ये आपके पास सेकंड वाली थी, और ये तीसरी थी। याद रखिएगा ये कब आई थी? जब आपके पास x बराबर 0 था, t बराबर 0 की स्थिति में। यानी सबसे पहले वो t बराबर 0 पर x बराबर 0 उसका विस्थापन था। ये याद रखिए, क्योंकि जब x बराबर कुछ और विस्थापन होगा तो ये समीकरणें चेंज हो जाएंगे, जैसे हमने x बराबर x 0 के लिए देखा। अब इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हमने जैसे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए ग्राफीय विधि से शुद्ध गतिकी के समीकरण देखे। इसके बाद हम सामान्य विधि से, कि हम गणितीय माध्यम से ही किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं, नॉर्मल जो आपने पिछली कक्षाओं में भी शायद उसे पढ़ा होगा, तो उसको देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।